नमस्कार दोस्तों। आज हम अपनी इतिहास की श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आज हम गुप्त काल में पहुंच गए हैं। गुप्त काल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वह है पुस्तकें। बार बार इन चीजों से सवाल पूछे जाते हैं और हमको लेना पड़ा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। पहले हम कालिदास की कुछ पुस्तक को देखते हैं। पुस्तकें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो देखते हैं पुस्तकों में पहली पुस्तक कौन सी है। इसमें से लगभग सभी पुस्तकें जरूरी है, लेकिन सबसे जरूरी पुस्तक में आती है ऋतु संहार। ऋतु कौन सी? ऋतु संहार, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शकुंतलम। ये तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। ठीक है, ये पुस्तकें तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। इसके बाद एक दो तीन चार चार पुस्तकें कालिदास की आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, इसके बाद विकास दस की मुद्रा राक्षस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। देवी चंद्रगुप्तम आप ध्यान में नहीं रखोगे तभी काम चल जाएगा, लेकिन आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, वराहमिहिर में ये जो है बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखना पड़ेगा। ध्यान रखने का मतलब इसमें आर्यभट्ट की पुस्तक से बच्चे कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लेकिन आप जानिए कि वराहमिहिर की दो पुस्तकों का आप ध्यान रखेंगे, बृहद संहिता और पंच सिद्धांतिका। ठीक है, इसको नहीं याद रखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। आर्यभट्ट के नाम से डायरेक्ट आप पता कर लेंगे कि ये आर्यभट्ट की पुस्तक है, लेकिन आपको जो आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत है ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आर्यभट्ट की सूर्य सिद्धांत को ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद है, इसे नहीं ध्यान में रखेंगे तो काम चल जाएगा, लेकिन आपको पंचतंत्र जो भूल गया वो सब भूल गया। ठीक है, पंचतंत्र को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पंचतंत्र किसका है? विष्णु शर्मा का है। ठीक है, नीतिसार कामंदक का है, ये ध्यान रखना पड़ेगा। इस और जो मृच्छ काटिकम है, मृच्छ काटिकम, ये शूद्र द्वारा लिखी गई, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, आप इसे पुस्तकों ध्यान रखेंगे। और योगाचार का जो योगाचार पुस्तक को असंग ने लिखा, ध्यान रहेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मैं जो जो ट्रिक लगाया हूँ आपकी, ये जो बहुत ही कॉमन चीज है, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपके पास कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, विकल्प का मतलब कि नहीं मैं कह रहा हूँ कि यही आएगा, लेकिन आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं गुप्त काल के जो है शासक के बारे में। ठीक है, हम उसी शासकों के बारे में जो जो जरूरी चीजें हैं, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पूछी जा सकती है, हमने उसी केवल डाटा को उठाया, बाकी को निगलेक्ट किया। पढ़ने को तो हम इसे कई घंटे पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारा मिनटों में जब काम हो जा रहा है तो घंटों में क्यों पढ़े। ठीक है, शासक में प्रमुख शासक में है श्रीगुप्त। ऐसा कुछ नहीं है जिसे जो वर्णन किया जाए। फिर दूसरे शासक हैं घटोत्कच। ठीक है, इनके बारे में भी कुछ ऐसा नहीं है जिनकी चर्चा मैं करूं। इसके बाद चंद्रगुप्त आते हैं प्रथम, इनके थोड़ी सी बारे में जान लेते हैं। 319 ईस्वी में इनका राज्याभिषेक हुआ, और इनके जो राज्याभिषेक के समय से ही गुप्त संवत का संचालन शुरू हुआ, गुप्त संवत आरंभ हुआ था। ठीक है, फिर इसके बाद इनके देखते हैं गुप्तों में पहला शासक जिसने चांदी का सिक्का चलाया, किसने? चंद्रगुप्त प्रथम ने। इसके बाद समुद्रगुप्त हैं, इनको अप्रतिरथ, कृतांत, परशु, प्राक्रमाकांत, कविराज आदि की उपाधि दी जाती है। ऐसे में समुद्रगुप्त तो युद्ध प्रिय थे, लेकिन युद्ध से कोई लेना देना हमारे बुक में नहीं है। बीड़ा वादक तमाम चीजें इनके चीज में मिलती है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ना है। ठीक है, इनकी उपाधियां सभी। इसके बाद एक शासक आते हैं रामगुप्त, इनके बारे में भी ऐसा कुछ नहीं है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी हो। ठीक है, इसके बाद आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है। इन्होंने स्वर्ण सिक्के और स्वर्ण सिक्के जिसे दिनार कहा जाता था चलाया, और रजत सिक्का जो इसको रूपा कहा जाता था उन्हें चलाया। ये दोनों चीजें पूछी जाती हैं, और ये तो विश्व प्रसिद्ध सॉरी भारत प्रसिद्ध क्वेश्चन है। फाइयान कब आया था? फाइयान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था, जिसे विक्रमादित्य भी कहा जाता है, और ये गुप्त काल में आया था। ठीक है, इतनी चीजें आपको जाननी पड़ेंगी।
इनके बारे में जान लीजिए, आपका काम हो जाएगा। और कुमारगुप्त बारे में एक चीज आप जान लीजिए, महेंद्रादित्य जिन्हें कहा जाता है, इन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, ये आपको जानना पड़ेगा। ठीक है। और इसके बाद आते हैं स्कंदगुप्त, तो उनके बारे में एक पॉइंट जान लीजिए, हुड़ों का इन्होंने सामना किया था। मैंने पहले ही बताया, मैं वही चीज बता रहा हूँ जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू जरूरी है, पूछी जा सकती है। नहीं तो आप जिसमें किसी भी एक भी क्वेश्चन पूछे जाने की उम्मीद ना हो, तो आप एफर्ट ज्यादा ना मारें, आपकी केवल टाइम वेस्ट पे यही टाइम उठाकर आप रीजनिंग में दो, मैथ में दो, वहां से आपको 100% क्वेश्चन सॉल्व होने की उम्मीद रहेगी। क्यों? क्योंकि उसमें आप सीखेंगे, उसमें कल्पना से नहीं रहेगी, ये इतिहास है। एक दायरे में ना रहकर कहीं से भी पूछ सकते हैं, आप मना थोड़ी कहेंगे, कहेंगे एक जनरल नॉलेज में है, मैंने पूछ लिया, काम खत्म। इसलिए आप ज्यादा समय कहाँ देना है, आपको ये निर्णय करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं पुरुषगुप्त, इसके बारे में भी मुझे ऐसी जानकारी कोई नहीं दिखती कि जो आपको जाननी चाहिए। भानुगुप्त, विष्णुगुप्त भी वैसे ही। इसके बाद गुप्त वंश का पतन हो गया, जिसके अनेकों कारण हैं, इकोनॉमिक कारण, ऐतिहासिक कारण, युद्ध कारण। ठीक है, तो आप इतना ही चीजें जाने। बाकी गुप्त काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। इनके सबके पीछे थ्योरी आपको जानने की जरूरत नहीं है। हम जब विस्तार रूप से पढ़ेंगे, या फिर मैथ सॉरी हिस्ट्री डोमेन के जो छात्र होंगे वो पढ़ेंगे अपना। हम क्यों पढ़े जब हम जनरल नॉलेज जनरल टेस्ट के लिए पढ़ रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। हम अपने आखिरी पड़ाव में हैं प्राचीन भारत के, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।